अस्सलाम वालेकुम सामाईन। मुलायजा कीजिए जासूसी दुनिया बाय इब्न सफ़ी। नोवेल सितारों की चीखें। रंबा के लिए मौसीकी शुरू होते ही कैप्टन हमीद के पैर फर्श पर ताल देने लगे। वो मेज पर तन्हा था लेकिन मायूस नहीं। हरचंद के उसने तहैया कर लिया था कि अब लड़कियों की तरफ नहीं दौड़ेगा। लेकिन उसमें क्या मुज़ायका था कि कोई लड़की खुद ही दौड़ती हुई उसकी तरफ आती। उसके नुक्ता नज़र से लड़कियों के पीछे दौड़ना बुरी बात सही, लेकिन अगर कोई लड़की खुद ही करीब आए तो उसे थप्पड़ मारकर भगा देंगे। चलिए खुद ना किया इजहार इश्क, अगर कोई लड़की ही पहल कर बैठी तो क्या ये कहेंगे, अरे नाशुदनी तेरे बाप भाई नहीं है क्या जो तू आती है हमसे दिल लगी करने। वो सोच रहा था मुसीबत तो यह है कि मर्द को मौरूद इल्ज़ाम ठहराने वाले दुनिया की सबसे पहली औरत का कारनामा भूल जाते हैं। अरे मर्द तो शुरू ही से बुद्धू रहा है, भाई हद हो गई उल्लूपन की। हुक्म खुदाबंदी एक तरफ और औरत की निगाह इल्तफात एक तरफ। अलबत्ता शैतान जानता था, वो जानता था जिसे सजदा करने को कहा जा रहा है उसमें एक औरत भी पोशीदा है। लिहाजा आंखें बंद करके तौक़े लानत कबूल कर लिया। शैतान। हमीद ने तवील सांस ली और चौंक पड़ा। एक मुअम्मर आदमी सामने वाली कुर्सी की पुश्तगाह पर हाथ टेक के खड़ा अजीब नजरों से उसे देख रहा था। बूढ़े के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नजर आई। तुम्हारी इजाजत के बगैर, उसने कहा और कुर्सी पीछे खिसकाकर बैठ गया। चेहरा अजीब था, पहली नजर में बूढ़ा ही मालूम होता था, लेकिन आंखों का बगौर देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई शौक और खिलंडरा बच्चा किसी नई शरारत की फिक्र में हो। बर्फ जैसे शफ्फाफ बालों की छांव में वो आंखें बड़ी अजीब लग रही थी। हमीद सख्ती से होंठ भींचे उसे घूरता रहा। रक्स का दूसरा दौर शुरू हो चुका था। क्या मेरा इस तरह बैठना नागवार गुजरा है, उसने मुस्कुराकर पूछा। मकसद बयान करो, हमीद लापरवाही से बोला। मैंने सोचा शायद तुम अकेले होने की वजह से बोरियत महसूस कर रहे हो। अब और भी बढ़ गई है, बूढ़े ने कहा लगाकर कहा। दिल जले मालूम होते हो। हमीद ने ऐसी नजरों से उसे देखा जैसे कहना चाहता हो, जाते हो या उठाकर फेंक दूं। बुरा मान गए, बूढ़े ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से कहा। बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे वो किसी रूठे हुए बच्चे से हम कलाम हो। जाओ, क्यों कान खा रहे हो, हमीद हाथ झटक कर बोला। अरे तुम तो वाकई बुरा मान गए, नशे में हो, हमीद आंखें निकाल कर बोला। बुरी बात, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, वो उंगली उठाकर बोला। हमीद ने सोचा यूं न मानेगा, यकीनन इतनी ज्यादा पी गया है कि बुढ़ापे ने माजी की तरफ छलांग लगा दी है। वो चंद लम्हे मस्काना अंदाज में उसे देखता रहा और फिर मुस्कुरा कर बोला, और पियोगे? अच्छा तो तुम वाकई यही समझ रहे हो कि मैं नशे में हूँ। हमीद ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी। मुझे तो तुम्हारी हालत पर रहम आया था, बूढ़े ने कहा। अच्छा, यकीनन जवान हो, खुशरू हो, साहिब हैसियत भी मालूम होते हो, फिर इस मेज पर तन्हा। इधर ये आलम है कि सड़े भुसे आदमी भी किसी न किसी के साथ रक्स कर रहे हैं। मैं ब्रह्मचारी हूँ, हमीद ने उसीले लहजे में कहा। और यहाँ तपस्या कर रहे हो, वह कहा लगाकर बोला। नहीं, किसी ऐसी हस्ती का मुंतजिर हूँ जो मुझे किसी परी खाने का पता बता दे। बूढ़ा उसे घूरता हुआ उसीली आवाज में बोला। तो तुम मुझे लड़कियों का दलाल समझ रहे हो? हरगिज नहीं, तुम तो रहमत के फरिश्ते हो। ये रहा मेरा कार्ड। वो जेब से अपना तारुफी कार्ड निकालकर मेज पर पटकता हुआ बोला। तुम क्या समझते हो? हमीद ने मुंह फेर लिया, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर झंझोड़ता हुआ बोला। नहीं, देखो देखो, तुम शायद समझते हो कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। मुझे पहचानते हो? हमीद उसकी आंखों में देखता हुआ बोला और फिर उसने उसका कार्ड पर भी नजर डाली। तब उसे याद आया कि उसका चेहरा उसे जाना पहचाना सा क्यों मालूम हो रहा था। ये एक मशहूर बिजनेसमैन और क्रिकेट का पुराना खिलाड़ी राजन बाबू था। भाई माफ कीजिएगा, हमीद हंसता हुआ बोला। तुम कैप्टन हमीद ही हो ना, इसमें किसी शुबे की गुंजाइश नहीं। मुझे दरअसल तुमसे एक काम है, फरमाइए। मुझे बेहद खुशी होगी अगर आपके किसी काम आ सकूं। मेरा सर फाड़ दो, उसने संजीदगी से कहा। हमीद हंस पड़ा। मैं संजीदगी से कह रहा हूँ साहबजादे, फिर मुझे दोबारा कहना पड़ेगा कि आप जरूरत से ज्यादा पी गए हैं। खुदा के लिए संजीदगी से सुनो, उसने भल्लाई ही आवाज में कहा। और फिर हकीकतन हमीद को चौंकना पड़ा। उसकी दानिश में कुछ देर पहले वाली बकवास तो एक्टिंग हो सकती थी, लेकिन अब उसने बगौर उसे देखते हुए कहा। फरमाइए, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। जरूरतन तुम्हें मेरा सर फोड़ देना चाहिए, राजन बोला।
समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त अपने ख्यालात का इजहार किन अल्फाज में करूं कि तुम मेरा माफूल ज़मीर से आगाह हो जाओ। खैर चलिए ठीक है, मैं समझ गया। क्या समझ गए? किस वजह से आप चाहते हैं कि आपका सर फट जाए? बिल्कुल, लेकिन वादा करो कि वजह मालूम करके तुम हंसोगे नहीं। हमीद कुछ न बोला, वो संजीदा हो गया था। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे, राजन कुछ देर बाद बोला, लेकिन जुमला पूरा किए बगैर ही खामोश हो गया। कहिए कहिए। समझ में नहीं आता किस तरह कहूँ, तुम क्या समझोगे? मजबूरी है, हमीद खुश्क लहजे में बोला। किस तरह यकीन दिलाया जाए? अच्छा देखो, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे बेहोशी की हालत में मेरे घर पहुंचा दो तो तुम क्या सोचोगे? कुछ भी नहीं, हमीद मुस्कुराया। आपकी जिंदा दिली के बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ, लेकिन ये मजाक नहीं है। मैं मर जाने की हद तक संजीदा हूँ। तो कहिए ना। जख्मी होकर बज़ाहिर बेहोशी के आलम में घर जाना चाहता हूँ। जख्मी हुए बगैर भी आप बेहोश हो सकते हैं, तो फिर करो ना कोई तदबीर। जाहिर है कि इससे पहले वजह जानना चाहूँगा। बताता हूँ, कुछ पियोगे? नहीं शुक्रिया, मैं पीऊँगा। हमीद ने इशारे से वेटर को बुलाया। लाजन ने उससे कहा, बोरबन, बर्फ और ऑरेंज जूस के साथ। वेटर के चले जाने के बाद थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर राजन बड़बड़ाया। ये खौफ नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता, हरगिज नहीं। मेरी सारी जिंदगी हादसात और कारनामों से भरी पड़ी है, लेकिन मैं ऐसे हालात का सामना नहीं कर सकता। किसका? हमीद ने पूछा। बीवी का। वो सर उठाकर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। हमीद को हंसी आ गई। देखो देखो, वो बुरा मानकर बोला, तुम हंस रहे हो। मेरी कमजोरी है, लफ्ज बीवी पर मुझे हंसी आती है। वो क्यों? राजा का लहजा वसीला था। इतने में वेटर बोरबिन और ऑरेंज जूस ले आया। हमीद कह रहा था, हकीकतन ये लफ्ज में बी हाइव था, जिसे हम लोगों ने उर्दू में बीवी बना दिया। बहुत शैतान हो, राजन उसे थप्पड़ दिखाकर बोला और खुद भी हंसने लगा। बहरहाल मैं संजीदा हूँ, हमीद ने कहा। अब तुमने शहद की मक्खियों के छत्ते वाली बात छेड़ी है तो सुन लो कि वो मेरे लिए ऐसी ही है। मैं उससे डरता नहीं हूँ, लेकिन वही मक्खियों की सी भिनभिनाहट जुबान थकने का नाम ही नहीं लेती, और मैं सोचता रहता हूँ कि या खुदाया तू उसकी जुबान बंद कर दे या मुझे ही अब्दी नींद सुला दे। हमीद खामोशी से उसकी बीवी के मुतालिक सोचता रहा, और क्यों न सोचता, जबकि उसे उसकी बीवी ही के तवसुत से पहचाना था। एक बार कहीं एक बड़ी शौक, चंचल और जिंदगी से भरपूर लड़की नजर आई थी। ऐसा मालूम होता था जैसे उसकी रगों में खून की बजाय सीमाब रवा हो। हमीद ने ठंडी सांस भरी थी और उसका साथी बोला था, मायूस हो जाओ, शादीशुदा है। फिर उसने राजन बाबू की तरफ इशारा करके कहा था, वो रहा शौहर भी। हमीद ने झल्ला कर कहा था, मैं ऐसे मामलात में मजाक पसंद नहीं करता। आम तौर पर लोग उसे उसकी बेटी ही समझते हैं। फिर कुछ देर बाद हमीद को उसकी बात पर यकीन आ गया था, लेकिन वो औरत उसके जहन में एक अनजानी सी खलिश छोड़ गई थी। तुम क्या सोचने लगे? राजन ने कुछ देर बाद कहा। कुछ नहीं, हमीद चौंक कर बोला। मैं पूरी तरह समझ गया। मोहतरमा इतनी रात गए तक बाहर रहने पर चिराग पा होंगी, इसलिए आप चाहते हैं कि गुस्सा आने से पहले ही वो बौखला जाएं और आप सुकून से रात बसर कर सकें, क्यों? बिल्कुल यही, वो मेज पर हाथ मार कर बोला। वाकई तुम अपने ओहदे और पेशे के लिए मौजू तरीन आदमी हो कैप्टन। खैर अब मैं तुम्हें पूरी बात बता दूं। बीवी ने कहा था कि उसके बीमार भाई की मजाज पुरसी कराऊं। सरे शाम की बात है, मैं घर से निकला। रास्ते में दो लड़कियां मिल गईं, उधर खींच लाई। तुम्हारे चेहरे पर हैरत के आसार देख रहा हूँ। शुरू ही से लड़कियां मेरे गिर्द चकराती रही हैं, इस बुढ़ापे में भी यही आलम है। वो खामोश होकर फखरी अंदाज में हमीद की तरफ देखता रहा, फिर बोला, कई शादियां कर चुका हूँ, कोई बीवी 8-10 साल से ज्यादा जिंदा ना रही। ये बीवी क्या समझते हो, क्या उम्र होगी उसकी? भला मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ? सिर्फ 22 साल, और वो खुद ही मेरी तरफ झुकी थी। माशाअल्लाह। लेकिन मैं उसकी न रुकने वाली जुबान से नाला हूँ। फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? जैसे कहा है इसी तरह मेरे घर पहुंचा दो। ऐसे आदमी का सर फोड़ना मेरे बस से बाहर है। तो मैं यूं ही बेहोश बना जाता हूँ, लेकिन तुम नम्मी को कहोगे क्या? यही कि दो लड़कियों ने उन्हें रोक लिया था। क्या? वो दहाड़ा। ओहूं, मतलब ये कि ये भी आप ही बताइए। वो थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, कह देना गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी मिली थी और ये स्टेयरिंग पर सर डाले बेहोश पड़े थे। अगर उन्होंने पूछा कि अस्पताल ले जाने के बजाय घर क्यों ले आए थे, तो और फिर तुम्हें घर का पता क्यों कर मालूम हुआ?
मैं कोई गुमनाम आदमी तो नहीं, तुम मुझे पहले से जानते थे। राजन ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश देकर कहा। हमीद ने सोचा, चलो अच्छा ही है, इस तरह निम्मी से जान पहचान भी हो जाएगी और वो राजन की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उससे दोबारा भी मिल सकेगा। बिल की कीमत अदा करके वो आर्ट लेक्चर से बाहर आए। और वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं? हमीद ने पूछा। जहन्नुम में जाएं, राजन बड़बड़ाया। खैर हाँ, तो अब मुझे क्या करना है? ये रही मेरी गाड़ी, मैं पिछली सीट पर लेटा जाता हूँ, तुम उस पते पर चलो। अच्छे लड़के, मैं हमेशा तुम्हारा ममनून एहसान रहूंगा, राजन ने कहा और जेब से अपना तारुफी कार्ड निकालकर हमीद को देता हुआ बोला। घर पहुंचकर घंटी बजाना, जो भी बाहर आए उससे पूछना राजन बाबू का मकान यही है ना। फिर उससे बताना कि इतनी रात गए वहां, तुम्हारी मौजूदगी का क्या सबब है। हमीद ने कार्ड पर पता देखा और इंजन स्टार्ट करके चल पड़ा। गाड़ी शानदार थी, शेवरलेट का नया मॉडल। तुम भी तो काफी खिलंडरे मशहूर हो, पिछली नशिस्त से आवाज आई। हाँ, लेकिन होश ही में रहकर। अब तुम अपने मिलने जुलने वालों में मेरा मसका उड़ाते फिरोगे। मेरा ख्याल है कि मुझे इस काम के लिए मुंतखब करके आपने अक्लमंदी का सबूत दिया है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सुबह तक इस वाक़े को फरामोश कर दूंगा। हकीकतन इसी तवक्को पर मैंने तुम्हारा इंतखाब किया था। मुझे यकीन है कि तुम उसे हमेशा राज़ी रखोगे। जी हाँ, अब बराह करम बेहोश होने की कोशिश कीजिए। राजन हंस पड़ा। नहीं, मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, आपके चेहरे पर ऐसे आसार ना होने चाहिए कि बनावट जाहिर हो जाए, लिहाजा आंखें बंद कीजिए और चुपचाप पड़े रहिए। भूनूद की किसी कैफियत पैदा हो सके तो क्या कहना। यार, इससे बेहतर तो ये था कि थोड़ी सी अफीम ले लेता। फिर वो कुछ न बोला। 15 या 20 मिनट बाद गाड़ी मॉडल कॉलोनी में दाखिल हुई। यहाँ थोड़े थोड़े फासले पर मुतअद्दिद बड़ी बड़ी इमारतें बिखरी हुई थीं। हमीद ने एक आध जगह गाड़ी रोककर टॉर्च की रोशनी में इमारत के नंबर भी देखे और फिर राजन विला तक भी जा पहुंचा। फाटक बंद था। हमीद ने गाड़ी रोककर हॉर्न दिए। चौकीदार आता हुआ दिखाई दिया। अभी उसने फाटक खोला भी नहीं था कि हमीद ने पूछा, राजन बाबू यहीं रहते हैं ना? जी साहब, सलाहुदार फाटक के पीछे से आवाज आई। फाटक खुल गया। हमीद गाड़ी से उतर आया। इधर आओ, गाड़ी के करीब। जी साहब, चौकीदार गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ बोला। हमीद ने जेब से पेंसिल टार्च निकालकर राजन के चेहरे पर रोशनी डाली। ये राजन बाबू ही है ना? जी हाँ, चौकीदार बौखलाए हुए लहजे में बोला। इन्हें क्या हुआ? बेहोश हैं, तुम अंदर जाकर इत्तला करो। चौकीदार मुड़कर अंदर भागता चला गया। पोर्च का बल्ब रोशन ही था। हमीद ने उसे बरामदे में पहुंचकर घंटी का बटन दबाते देखा। कभी वो बटन दबाता और कभी दोनों हाथों से दरवाजा पीटने लगता। इधर गाड़ी में राजन बेसुध पड़ा था। हमीद ने एक बार फिर उसके चेहरे पर रोशनी डाली और उसकी अदाकाराना सलाहियत पर अशश करने लगा। बिल्कुल ऐसा ही लगता था जैसे कोई बरसों का बीमार नकाहत की वजह से बेहोश हो गया हो। दरवाजा खुल गया था, लेकिन फासला ज्यादा होने की वजह से अंदाजा न कर सका चौकीदार किससे क्या कह रहा है। जरा ही देर बाद एक औरत नजर आई जो पोर्च से निकलकर फाटक की तरफ दौड़ी आ रही थी। हमीद संभल कर खड़ा हो गया। रोशनी उसकी पुश्त पर थी और बाहर अंधेरा था, इसलिए खदोखाल वाज़ा तौर पर नहीं दिखाई दे रहे थे। करीब पहुंचकर वो हाँफती ही बोली, कौन है? क्या हुआ है? क्या हुआ? राजन बाबू बेहोश हैं, हमीद आहिस्ता से बोला और फिर राजन के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डाली। क्या हुआ? एक्सीडेंट? ओह बताइए। नहीं मोहतरमा, फिक्र की बात नहीं, कहीं चोट तो नहीं आई? एक सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी थी और ये स्टीयरिंग पर सर रखे बेहोश थे। ओहो, तो आप उनके साथ नहीं थे? नहीं मोहतरमा, मैं इनके लिए अजनबी हूँ। वो मुस्तरबाना अंदाज में मुड़ी। उसके पीछे दो आदमी और भी अंदर से आए थे। निकालो इन्हें, गाड़ी से निकालो, अंदर ले चलो। हमीद वहीं खड़ा रहा। ये दोनों मुलाजिम मालूम होते थे। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो राजन को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। चौकीदार भी उनका हाथ बटाने के लिए करीब आ गया था। फिर राजन की बीवी उस वक्त हमीद की तरफ मुड़ी थी जब वो राजन को हाथों में उठाकर फाटक से गुजर रहे थे। क्या आप थोड़ी देर के लिए अंदर आना पसंद फरमाएंगे? उसने कपकपाती हुई आवाज में पूछा। जी जी हाँ, मेरे लायक मजीद कोई खिदमत? वो कुछ न बोली। हमीद उसके पीछे चलता रहा। फिर वो जिस कमरे में आए वो ख्वाबगाह ही की हैसियत से इस्तेमाल होता था। राजन को मुशहरी पर डाल दिया गया। औरत के चेहरे पर सचमुच सरासीमगी के आसार नजर आ रहे थे। क्या आप इन्हें पहले से जानते थे? उसने हमीद से पूछा। जी नहीं। तो फिर पता कैसे मालूम हुआ था आपको? हमीद ने जेब से राजन का तारुफी कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। इनकी जेब से बरामद हुआ था। ये भी हो सकता है ये किसी और का होता, लेकिन मैंने मुनासिब यही समझा कि इस पते पर देख ही लिया जाए।
इनकी जेब में पर्स भी होगा। मोहतरमा, हमीद मुस्कुराया। मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि ये होश में ना आ जाए। माफ कीजिएगा, वो जल्दी से बोली। आप समझे नहीं, हो सकता है आपसे पहले भी किसी ने उनकी जामा तलाशी ली हो। खुदा जाने, हमीद बेजारी से बोला, क्योंकि वो उस वक्त इतनी दिलकश नहीं मालूम हो रही थी जितनी उस पार्टी में लगी थी जहां उसने उसे पहली बार देखा था। उस वक्त ना होठों पर शोक रंग की लिपस्टिक थी और ना चेहरे पर गाजे और क्रीम की तहें। राजू, डॉक्टर लोधी को फ़ोन करो, दफतन उसने एक मुलाजिम से कहा और वो बाहर चला गया। खासी सर्दी है, वो हमीद की तरफ मुड़कर बोली। इसके बावजूद मुझे पैदल ही वापस जाना पड़ेगा, हमीद ठंडी सांस लेकर बोला। आप कहाँ रहते हैं? मेरा पता, हमीद ने अपना तारुफी कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। उसका कार्ड हाथ में लेकर पहले तो अचट्टी से नजर डाली, फिर जल्दी से उसके चेहरे के करीब ले आई। ओह, माफ कीजिएगा, वो मुतहयराना लहजे में बोली। हमीद कुछ न बोला। वो उसे घूरे जा रही थी। कुछ देर बाद हकलाई। ड्राइवर आपको छोड़ आएगा। कोई बात नहीं, मुझे तशवीश है। क्या अक्सर उन पर बेहोशी के दौरे पड़ते रहते हैं? जी नहीं, कभी नहीं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी इतनी पी लेते हैं? नहीं, वो जल्दी से बोली। इस हाल में मैंने कभी नहीं देखा। बाला नोश नहीं है, यूं ही कभी कभी एक आध पैग ले लेते हैं। दफतन वो मुलाजिम कमरे में दाखिल हुआ जो फोन पर डॉक्टर को इत्तला देने गया था। उसके चेहरे पर अजीब से आसार थे। क्यों? निम्मी ने इस्तजाबी अंदाज में पूछा। साहब, पता नहीं कौन बदतमीज है, वो हाँफता हुआ बोला। कौन? यहाँ से गया तो घंटी बजाई थी, रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से बोलने वाले ने बेतहाशा गालियां दी। फिर कहने लगा कि आपको फोन पर भेज दिया जाए। कौन है वो? गुस्सीली आवाज में बोली। पता नहीं, जुबान ही नहीं थकती शोर के बच्चे की। ठहरिए, मैं देखता हूँ, हमीद बोला। मैं भी चलती हूँ, पता नहीं कौन है। हेलो, उसने माउथ पीस में कहा। मैं मिसेस राजन बोल रही हूँ। फिर हमीद ने उसके चेहरे पर झंझलाहट और शर्मिंदगी के आसार देखे और वो हलक फाड़ कर चीखी, शट अप। उसके बाद रिसीवर कीडल पर रखने ही जा रही थी कि हमीद ने आगे बढ़कर रिसीवर उससे ले लिया। कह कहे की आवाज़ उसके कान में गूंजी और उसने माउथ पीस में कहा, हेलो। कौन साहब हैं? कह कहा रुक गया और कोई खकार कर बोला, आप कौन हैं? कैप्टन हमीद ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। ओहो, वेरी गुड। हम यही चाहते थे कि किसी तरह आप फोन पर आएं। ठहरिए, बराए करम होल्ड ऑन कीजिए। एक साहब आपको एक बहुत बड़े राज से आगाह करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से आवाज आना बंद हो गई और हमीद कान से रिसीवर लगाए खड़ा रहा। क्या बात है? निम्मी ने मुस्तरबाना अंदाज में पूछा। हमीद ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। 2 मिनट गुजर गए, लेकिन फिर कोई आवाज न आई। वैसे दूसरी तरफ भी रिसीवर कीडल पर ही नहीं रखा गया था। अब हमीद ने माउथ पीस पर हाथ रखकर निम्मी से कहा, किसी ने होल्ड ऑन करने को कहा है, लेकिन इतना वक्त गुजर गया। उधर भी शायद रिसीवर मेज ही पर पड़ा हुआ है। दफतन एक चीख सुनाई दी। रिसीवर में नहीं, बल्कि वो आवाज तो किसी करीबी कमरे ही से आई थी। निम्मी उछल पड़ी और ये कहते हुए दरवाजे की तरफ झपटी, राजन बाबू होश में आ गए हैं। लेकिन हमीद सोच रहा था, क्या चक्कर है? कहीं वो किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गया? ये फोन कॉल और अब ये चीख, राजन किसी फिक्र में है, अब क्या करना चाहता है? वो अब रिसीवर कान से लगाए वहीं खड़ा था। राहदारी से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से फोन का सिलसिला भी मुनक़ता कर दिया गया। निम्मी कमरे में दाखिल हुई, बुरी तरह हाँप रही थी। वो फर्श पर औंधे पड़े हुए हैं, वो अदबा दिक्कत कह सकी। हमीद ने तवील सांस लेकर रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। चलिए देखिए, वो हमीद का बाजू पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचते ही बोली। उन्हें पता नहीं क्या हो गया है, वो उन्हीं की चीख थी। हमीद बुरा सा मुंह बनाए हुए उसके साथ चलता रहा। वह ख्वाबगाह में आए राजन सचमुच फर्श पर औंधा पड़ा हुआ था। हमीद खामोश खड़ा उसे देखता रहा। सांस बदस्तूर चल रही थी और आंखें भी बंद थीं। वो सोच रहा था कि किसी तरह तन्हाई मिले और वो राजन के मुंह कान के पास मुंह ले जाकर पूछे, बूढ़े बेटे, अब क्या चक्कर है? दफतन वो निम्मी की तरफ मुड़कर बोला, लेकिन अभी तक डॉक्टर को फोन नहीं किया जा सका। मैं खुद जा रही हूँ, निम्मी ने कहा और कमरे से चली गई। हमीद ने दोनों नौकरों को भी बाहर जाने का इशारा किया और तब वो राजन के करीब दो जानू बैठकर झुकता हुआ आहिस्ता से बोला, ये सब तो हमारे प्लान में शामिल नहीं था बड़े साहब। लेकिन राजन ने जुम्बिश भी ना की। वो बदस्तूर आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अब सीधे हो जाओ दोस्त, वरना मैं सब कुछ श्रीमती जी से बता दूंगा। हमीद फिर झुककर कहा, लेकिन इस बार भी राजन पर कोई असर ना हुआ।
हमीद उसे झंझोड़ने लगा मगर नतीजा सिफर। अब उसे थोड़ी तशवीश हुई, थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर मुख्तलिफ जगहों पर गुदगुदा कर देखा, लेकिन राजन में जर्रा बराबर भी तब्दीली ना हुई। निम्मी वापस आ गई। उसने बताया कि डॉक्टर को फ़ोन कर दिया गया है, वो 10 मिनट के अंदर ही अंदर पहुंच रहा है। फिर उसकी तजवीज़ पर हमीद ने राजन को उठाकर दोबारा मुशहरी पर डाल दिया था। दोनों मुलाजिम भी कमरे ही में मौजूद थे। ओह, कब आएगा डॉक्टर? निम्मी ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। बला की सर्दी है। फिर एक मुलाजिम से बोली, तुम कॉफ़ी के लिए पानी ही रख दो। वो चला गया। हमीद भी कॉफ़ी की ज़रूरत महसूस कर रहा था। निम्मी ने दूसरे मुलाजिम से कहा, तुम फाटक पर डॉक्टर का इंतज़ार करो। वो भी चला गया। कुछ देर बाद निम्मी ने हमीद से पूछा, आप बेला को जानते हैं? अक्सर आपका तज़किरा करती रहती है। ओह, वो रेडियो सिंगर? जी हाँ, बड़े लतीफ़े सुनाती है आपके। हमीद कुछ न बोला। देर से तंबाकू की तलब महसूस कर रहा था। आखिर उसने कहा, अगर मैं यहाँ तंबाकू? शौक से, मुझे कोई एतराज़ ना होगा, वो जल्दी से बोली। हमीद पाइप में तंबाकू भरने लगा। ठीक उसी वक्त कमरे में डॉक्टर भी दाखिल हुआ। हमीद ने पाइप फिर जेब में डाल लिया। डॉक्टर ने उससे हालात मालूम किए और राजन का मुआयना करने लगा। उसके दोनों बाजू खोलकर देखे और थोड़ी देर बाद सर उठाकर बोला, कोई नशा आवर चीज़ इंजेक्ट की गई है, गालिबन मार्फिया। मार्फिया? हमीद के लहजे में हैरत थी। जी हाँ, और उससे भी ज़्यादा देर नहीं गुजरी, लेकिन आपके बयान से मालूम होता है कि बेहोशी बहुत देर से तारी है। देखिए, ये निशान बिल्कुल ताज़ा है। हमीद ने आगे बढ़कर दाएं बाजू पर निशान देखा। जिल्द के नीचे खून का नुक्ता सा जमा नजर आ रहा था। हकीकतन निशान ताज़ा ही था। उसने सोचा, क्या वो चीख उस इंजेक्शन से ताल्लुक़ रखती थी? और तो क्या उसे फ़ोन पर उलझाया गया था? कोशिश की गई थी कि राजन कमरे में तन्हा रह जाए। अब वो निम्मी को शुबे की नज़र से देख रहा था, लेकिन उससे उसके चेहरे पर सरासमगी के आसार नजर आए। फिर अब क्या होगा? वो डॉक्टर से पूछ रही थी। फिक्र न कीजिए, दिल की हालत बेहतर है। सिस्टम पर मॉर्फिया के अलावा और किसी किस्म के बुरे असरात का सुराग नहीं मिलता। मेरा ख्याल है कि उन्हें इसी तरह सोने दिया जाए, खुद ही उठेंगे। अब हमीद के ख्यालात की रूह दूसरी तरफ पलटी। कहीं ये खुद राजन ही की हरकत ना हो। उसने सोचा होगा कि डॉक्टर के आते ही पोल खुल जाएगा, लिहाजा क्यों न खुद ही मॉर्फिया का इंजेक्शन ले लिया जाए। लेकिन वो फ़ोन कॉल, उस कॉल का क्या मतलब था? क्या उसका मतलब यही हो सकता था कि उस ड्रामे का प्लाट अचानक नहीं बन गया था, बल्कि बहुत पहले से बनाया गया था? राजन ने उन लोगों को कमरे से हटाने की तदबीर पहले ही से कर रखी थी। उसी के किसी गुर्गे ने फ़ोन किया था, लेकिन क्यों? क्या ये साजिश खुद उसी के खिलाफ थी? उसके खिलाफ थी तो क्यों? किस किस्म की साजिश है? साजिश करने वाला क्या चाहता था? डॉक्टर चला गया था। हमीद ख्यालात में खोया रहा। थोड़ी देर बाद कॉफ़ी आ गई। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कैप्टन। पता नहीं उनके साथ क्या हादसा पेश आया है। निम्मी ने कॉफ़ी की प्याली हमीद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। फिर नौकरों से बोली, तुम लोग भी कॉफ़ी पियो, बहुत सर्दी है। चौकीदार के लिए भी भिजवा देना। अब मुझे तो सारी रात जागना ही है। ओह हाँ, ड्राइवर कहाँ है? उसे उस कमबख्त के कान पर जूं भी ना रेंगी। उसे जगा लाओ, साहब को ले जाना है। हमीद ने शुक्रिया अदा करके प्याली उसके हाथ से ली, लेकिन उस वक्त घूंट नहीं लिया जब तक कि वो खुद नहीं पीने लगी थी। हमीद ने पहला घूंट लेकर पाइप सुलगाया और कॉफ़ी के साथ हल्के हल्के कश लेता रहा। बड़ी बड़ी ख्वाबनाक आंखें, बैज़वी चेहरा, एक शरीर सी लट पेशानी पर बल खाती हुई सी। और फिर हमीद को ऐसा मालूम हुआ जैसे उन आंखों से शराब छलकी हो और उसकी अपनी आंखों के तवस्सुत से रग रग में फैलती चली गई हो। मगर ये क्या? वो चौंक तो पड़ा, लेकिन पै बपै यलगार करती हुई नींद के जाल से ना निकल सका। बड़ी दुश्वारी से खाली कप तिपाई पर रखा था और कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते ही गहरी नींद सो गया था। जब दोबारा आंख खुली तो उसे अच्छी तरह याद था कि कुर्सी पर बैठे बैठे ही नींद आ गई थी। जहन कुछ और साफ होने पर एहसास हुआ कि वह अब भी उसी कुर्सी में नींदराज है। सामने वाली कुर्सी पर निम्मी आंखें बंद किए पड़ी थी। उसने सीधा होना चाहा और कमर के करीब रीढ़ की हड्डी दर्द से फटने लगी। बामुश्किल तनकर बैठ सका। सर झाएं झाएं कर रहा था। मेज पर रखी हुई टाइम पीस पर नजर पड़ी। 6:30 बजे थे। दफातन उसने राजन की आवाज़ सुनी और चौंक पड़ा। वो पैर लटकाया मुसहरी पर बैठा था। उसने मुस्कुराते हुए हमीद को आंख मारी और गरज कर बोला, तुम कौन? आवाज़ इतनी ही बुलंद थी कि निम्मी की आंखें भी खुल गईं और वो हड़बड़ाकर सीधी बैठ गई। कभी वो हमीद की तरफ देखती और कभी राजन की तरफ। शायद अभी जहन पर ओनूदगी ही तारी थी।
ये कौन है? राजन ने उसी लहजे में निम्मी से पूछा। ये कैप्टन हमीद, निम्मी हकलाई। महकमा सुराग रसानी के ऑफिसर। महकमा सुराग रसानी? क्यों? वो उछलकर खड़ा हो गया। बैठ जाइए, वो मुस्तरबाना अंदाज में हाथ हिलाकर बोली। आप कमजोरी महसूस कर रहे होंगे। कैसी कमजोरी? तुम क्या कह रही हो? हूँ, 1 मिनट खामोश रह लो, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। सुनाओ। उसका लहजा गुस्सीला था। पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। अब कोई सवाल भी आ कूदा? वो फाड़ खाने के अंदाज में बोला। पिछली रात आप घर कैसे वापस आए थे? पर पिछली रात? ठहरो, मुझे सोचने दो। वो खामोश होकर याददाश्त पर जोर देने की एक्टिंग करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद भर्राई हुई आवाज में बोला। वो देखो, दरअसल मुझे याद नहीं पड़ता। ठहरो। हाँ, गाड़ी ड्राइव कर रहा था, दफतर मेरी कनपुटियां दर्द से फटने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैंने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी थी, सारे जिस्म से ठंडा ठंडा पसीना छूट रहा था। फिर मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था। यही साहब आपको घर लाए थे, आप बेहोश थे, निम्मी ने कहा। ओहो, वो हमीद को हैरत से देखता हुआ बोला। मैं माफी चाहता हूँ जनाब। अब तबीयत कैसी है? हमीद ने तौन करहन पूछा। जी बस, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ, यकीन कीजिए इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि ये कोई छूत की बीमारी है, हमीद बेजारी से बोला। क्यों क्यों, आप कैसे कह सकते हैं? मुझे ही देख लीजिए, हमीद ने सीने पर हाथ मारकर कहा। आपको घर पहुंचाकर वापसी के मुतालिक सोच ही रहा था कि ऐसी कुर्सी पर नींद आ गई। वाकई समझ में नहीं आता, मुझे भी हैरत है, निम्मी बोली। मेरी भी कुछ यही हालत हुई थी। आपकी वापसी का इंतजार करने के लिए उठने ही वाली थी कि गश्ती किसी तरह नींद तारी हुई थी। मजाक कर रहे हैं आप लोग, राजन ने खौफजदा लहजे में कहा। साहब, मैं सोच रहा हूँ कि अपने चीफ को क्या जवाब दूंगा, हमीद मुतफक्राना लहजे में बोला। वो मेरी बात पर किस तरह यकीन करेंगे? कोई कुछ न बोला। थोड़ी देर बाद निम्मी ने पूछा। ओह, तो क्या आपकी गैर हाजिरी आपको किसी दुश्वारी में मुब्तला कर देगी? यकीनन। पिछली रात मैं ड्यूटी पर था, जहां मुझे होना चाहिए था। वहां मेरी अदम मौजूदगी मेरे महकमे को हरगिज पसंद न आएगी। मुझे बेहद अफसोस है कैप्टन। बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? निम्मी ने पूछा। कोई कुछ भी नहीं कर सकता, हमीद ने ठंडी सांस ली। कर्नल फरीदी एक नाकाबिल अबूर सहरा का नाम है। फिर अब क्या होगा? राजन ने पूछा। कुछ भी नहीं, देखा जाएगा। जहाँ कहिए आपको छोड़ाऊं? नहीं, अब नाश्ता करके जाइएगा, निम्मी बोली। नहीं मोहतरमा, उस पर मजबूर ना कीजिए, वरना रात का खाना भी खाना पड़ेगा, हमीद ने मुर्दा सी आवाज में कहा। राजन हंस पड़ा। उसके दोबारा इफ्तिसार पर हमीद ने कहा, अब घर ही जाऊंगा, लेकिन नाश्ते की जहमत ना कीजिएगा। अच्छी बात है, निम्मी बोली। फिर सही, मुझे उम्मीद है कि यह मुलाकात दोस्ताना ताल्लुक की बुनियाद जरूर बनेगी। जरूर जरूर, हमीद ने अखलाकन दांत निकाल दिए। उजाला फैल रहा था, उनकी मामूल से ज्यादा महसूस हो रही थी। उस वक्त भी राजन ही कार ड्राइव कर रहा था। निम्मी की राय थी कि हमीद को ड्राइवर ही पहुंचा देगा, वो खुद आराम करे, लेकिन राजन उस पर मुत्तफिक नहीं हुआ था। कमाल के आदमी हो यार, राजन बोला। कबल उसके कि मैं जनाब के बारे में यही राय जाहिर करता, जनाब मुझे कांटों पर घसीटना शुरू कर दिया। नहीं, वाकई दिल से तुम्हारी जहानत का मोतरफ हूँ। वैसे पहले तो बेहद गुस्सा आया था। किस बात पर? मैं कहता हूँ, मुझे बेबस कर देने की क्या जरूरत थी? वैसे ही कहती तो मैं फौरन ही उस पर तैयार हो जाता। मैं कुछ नहीं समझा। इंजेक्शन वाला मामला? जी हाँ भाई, बस तुम्हें भी सूझ ही गई, वरना डॉक्टर के आ जाने के बाद पोल खुल ही जाती। यानी? अरे भाई, वो मुआयना करता और सच्ची बात बता देता। उसने बताया था कि आपको मोर्फिया का इंजेक्शन दिया गया है। मगर यार, ये तो बताओ, तुमने इतनी जल्दी सिरिंज और मोर्फिया का एम्बिल कहाँ से मुहैया कर लिए थे? मेरे घर में तो ये दोनों चीजें नहीं थी। मैंने मुहैया कर लिए थे? हमीद ने हैरत से पूछा। फिर मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि कब हुआ था। क्यों मजाक करते हो? अपनी श्रीमती जी से पूछ लीजिएगा। मैं तो उस वक्त उनके साथ फोन वाले कमरे में था, कोई फोन पर उन्हें और आपके खानदान वालों को गालियां दे रहा था। यार, क्यों बोर करते हो? उन्हीं से तस्दीक कर लीजिएगा। बहरहाल हम आपकी चीख सुनकर फिर उस कमरे में आए थे और आपको मुसहरी के नीचे पड़ा देखा था। आप उस वक्त हकीकतन बेहोश थे। क्या तुम सच कह रहे हो? बस खत्म कीजिए, हमीद बेजारी से बोला। पता नहीं क्या चक्कर था, फिर काफी पीते ही मुझे भी नींद आ गई थी। मेरा दावा है कि कॉफी में कोई ख्वाब आवर चीज शामिल थी। ये क्या चक्कर है? राजन बौखलाए हुए लहजे में बोला। मैं तो समझा था कि इंजेक्शन तुमने ही दिया है। आपने मेरी शक्ल देखी थी?
नहीं, तुमने मेरे मुंह पर शायद तौलिया डालकर दबा लिया था, इसीलिए तो मुझे गुस्सा आया था कि आखिर इसकी क्या जरूरत थी। बस कह देते चुपचाप इंजेक्शन लगवा लेता, क्योंकि उस वक्त इसी की जरूरत थी। आप आंखें बंद किए लेटे थे। हाँ, और उलझन में मुब्तला था कि डॉक्टर के आने के बाद क्या होगा। आप खुद सोचिए कि मैं आपके मुंह पर तौलिया क्यों डालता। खैर, अगर आप ये समझे थे तो कि मैं ही हूं तो इतने जोर से चीखने की क्या जरूरत थी। भाई नहीं जब्त कर सका था, बाजू में सिरिंज से महलूल नहीं दाखिल हुआ था, बल्कि राइफल की गोली थी। पता नहीं कितने किस्म के इंजेक्शन लिए होंगे, लेकिन ऐसी जानलेवा तकलीफ कभी भी महसूस नहीं हुई। तब तो वो मॉर्फिया के बजाय कुछ और होगा। मॉर्फिया में इतनी तकलीफ होती है, लेकिन गैर मामूली नहीं। तुम वाकई संजीदा हो। राजन साहब, आप मुझे बोर ना कीजिए, वरना चलती गाड़ी से छलांग लगा दूंगा। तुमने मुझे उलझन में मुब्तला कर दिया है। हमें फोन वाले कमरे में जाने पर मजबूर किया गया था। आपकी दानिश में वो कौन हो सकता है? हामिद ने पूछा। काश मुझे मालूम होता, राजन ने गुस्सीली आवाज में कहा। मकसद क्या हो सकता है? मैं क्या जानूं, वो फिर गुर्राया। हामिद उसे कनखियों से देख रहा था। सचमुच राजन गुस्से में मालूम होता था, और उस गुस्से ने उसका हुलिया भी बिगाड़ कर रख दिया था। कुछ देर बाद हमीद बोला, गालबन शाम तक मैं आपकी खैरियत दरियाफ्त करने आऊं? जी नहीं, वो गुर्राया। कतई जरूरी नहीं, आपकी मर्जी, हमीद ने भी नाखुशगवार लहजे में कहा। फिर वो खामोशी से रास्ता तय करते रहे। राजन सचमुच गुस्से में मालूम होता था। हमीद को उसमें एक्टिंग का शायबा भी ना महसूस हुआ। वो सोच रहा था, अगर राजन उस साजिश में शरीक नहीं था तो क्या ये सब कुछ उसके खिलाफ भी हो सकता था। उसकी तफक्कर आमेज झंझलाहट तो यही कह रही थी। वो सोचता रहा और ख्वाब आवर कॉफी याद आई, लेकिन निम्मी तो एक पल के लिए भी बाहर नहीं निकली थी। तो फिर क्या वो उस मुलाजिम की हरकत थी जिससे उसने कॉफी के लिए कहा था? राजन साहब, दफतन वो बोला, आपका फोन, मतलब ये कि क्या एक ही इंस्ट्रूमेंट है आपके यहाँ? क्यों, दो है। दूसरा कहाँ है? एक ड्राइंग रूम में है और एक लाइब्रेरी में। दोनों अलग अलग लाइन हैं? नहीं, एक ही है। तब तो एक इंस्ट्रूमेंट पर वही नंबर डायल करके कोई भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के जरिए बोर कर सकता है। मेरा ख्याल है कि हमें आपकी ख्वाबगाह से हटाने के लिए लाइब्रेरी ही वाला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया था। मगर किसने किया, यह आप सोचिए। मुझे क्या मालूम कि आपके यहाँ कितने अफराद हैं। मैं, निम्मी, एक मुलाजिम, एक बावर्ची, एक चौकीदार और एक ड्राइवर। कोई मेहमान भी है आजकल? नहीं। हो सकता है आपकी अदम मौजूदगी में कोई आ ही गया हो। तुम कहना क्या चाहते हो? अब ये भी बताने की जरूरत है? हरगिज नहीं, मैं निम्मी पर के किरदार पर शुबा नहीं कर सकता। फिर आपको गुस्सा किस बात पर आ रहा है? अपनी हिमाकतों पर। पिछली रात मैंने जो कुछ भी किया, क्या कोई भी होशमंद आदमी उससे पसंद करेगा? भला क्या लुग़वियत थी बीबी के बकवास से बचने के लिए मैं ऐसी घटिया हरकत कर बैठा। लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे आपने ये सब कुछ एक बनाए प्लान के तहत किया हो। वरना मोफिया का इंजेक्शन क्या मकसद रखता था? और फिर आपने उस ड्रामे के लिए महकमा सुराग रसानी के एक ऑफिसर का इंतखाब क्यों फरमाया? मुझ जैसे दर्जनों गधे उस वक्त आरलैक्चो ही में मौजूद थे। अब तुम मुझे ही घेरने की कोशिश कर रहे हो, क्यों? वो गुर्राया। हालात मिस्टर राजन, हालात। किसी तीसरे आदमी के सामने ये मामलात रख दीजिए, फिर देखिए वो क्या फैसला देता है। राजन कुछ न बोला। झंझलाहट के आसार चेहरे से गायब हो चुके थे और उनकी जगह तशवीश ने ले ली थी। कुछ देर बाद भजाई आवाज में उसने कहा, ठीक कहते हो, लेकिन यकीन करो मैं नहीं जानता कि ये क्या चक्कर है। फोन पर मुझसे होल्ड करने को कहा गया था। हम सब ड्राइंग रूम में थे। अगर वो गालियां ना देता तो कम से कम मैं आपके पास ही मौजूद होता। गालियां इसीलिए दी गई थी, तजस्सुस हम सभी को ड्राइंग रूम में खींच ले गया था। बहरहाल मैं रिसीवर हाथ में लिए उसकी दूसरी बार बोलने का मुंतजिर रहा, और वो उस अरसे में आपको मॉर्फिया का इंजेक्शन दे गया। यकीन करो उसने अपनी शक्ल देखने की मोहलत ही नहीं दी थी। मुंह पर तौलिया डालकर इस तरह दबा दिया था कि आंखें खुल ही ना सकीं। कुछ भी हो, यह किसी बड़ी साजिश का पेशखेमा मालूम होता है। बहरहाल अब तो हिमाकत हो ही गई है, भुगतूंगा। काश ये दिमाग चाटने वाली बीवियां संजीदगी से कभी सोच सकती। अगर मुझ पर कोई मुसीबत नाजिल हुई तो उसकी 100% जिम्मेदार मेरी बीवी ही होगी। मुझे उसके किरदार पर भी शुबा नहीं, उसकी वफादारी पर भी शक नहीं। लेकिन ये भड़क उठने वाली आदत खुदा गारत करे। गाड़ी फरीदी की कोठी के फाटक पर रुक गई। बैठिएगा कुछ देर, हमीद ने कहा। नहीं, लेकिन अगर वाकई ये कोई साजिश ही है तो शायद मुझे फिर दौड़कर आना पड़े।
हमीद कुछ न बोला। गाड़ी से उतरकर फाटक में दाखिल हो गया। मुड़कर ये भी नहीं देखा कि उसने कब गाड़ी मोड़ी। बरामदे ही में एक मुलाजिम ने इत्तला दी कि फरीदी की कॉल आई थी। वो 4 बजे सुबह कहीं चला गया था। मजीद इस्तफसार पर उसने बताया कि पैड पर नंबर लिख लिए गए हैं और वो उन्हीं नंबरों पर फरीदी से गुफ्तगू कर सकेगा। और फिर कुछ देर बाद फ़ोन पर फरीदी की आवाज़ सुन रहा था। मैं नार्दन स्टूडियो से बोल रहा हूँ। आयशा को किसी ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। तुम कितनी देर में पहुँच सकोगे? कत्ल भी दरिंदगी का शाहकार ही था। चेहरे से इस तरह गोश्त नोचा गया था जैसे किसी भूखे दरिंदे ने अपने तेज और नुकीले दांत आजमाए हों। नर खने पर भी दांतों के निशान थे और वो किसी दरिंदे ही का फाड़ा हुआ मालूम होता था। ये था मुल्क की मकबूल तरीन हीरोइन का अंजाम। लाश स्टूडियो के उखबी पार्क में पाई गई थी। हमीद सोच रहा था, आखिर फरीदी ने उसे कत्ल क्यों समझ रहा है। हो सकता है कोई भूला भटका दरिंदा इधर आ निकला हो, क्योंकि थोड़े ही फासले पर जंगलात का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन सवाल यह था कि उखबी पार्क तक कैसे पहुंची थी, जबकि उसकी नानी का बयान था कि वो दोनों मेकअप रूम की दोनों कुर्सियों पर सोई हुई थी। किसी ने आशा को मेकअप रूम से निकलकर इधर जाते भी नहीं देखा था। फरीदी ने अभी तक आशा की नानी का बयान नहीं लिया था। उसकी हालत अबतर थी, बदहवास हो रही थी। किसी बात का ढंग से जवाब पा लेना ऐसी हालत में तो नामुमकिन था। हमीद ने स्टूडियो की कैंटीन में नाश्ता किया और फिर वहीं आ पहुंचा जहां फरीदी स्टूडियो के दूसरे लोगों से पूछगछ कर रहा था। कुछ देर बाद आशा की नानी भी वहीं लाई गई। वो खामोश हो चुकी थी, लेकिन आंखों की वीरानी से साफ पता चलता था कि जहन कुछ सोचने समझने से कासिर है। बहरहाल फरीदी ने उससे भी मालूमात हासिल करने की कोशिश की। अब क्या होगा, वो भर्राई ही आवाज में बोली। कुछ भी हुआ हो, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। अरे ठंडक पड़ गई हासिदों के कलेजे में, वो फिर कराने लगी। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ मोहतरमा कि जब रात वाली शूटिंग से आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं था तो आप आई क्यों थी? अब ये हरामजादे ये कह रहे हैं रात ही कह दिया था, अगर शूटिंग की इत्तला उसे ना मिली होती तो आती क्यों? डायरेक्टर का कहना है कि उसकी तरफ से ऐसी कोई इत्तला नहीं भेजी गई थी। क्या आपको फ़ोन पर इत्तला मिली थी? नहीं, कोई गया था, आशा ने नाम नहीं बताया था। क्या आपके घर का कोई फर्द भी उस इत्तला देने वाले के मुतालिक कुछ ना बता सकेगा? मैं नहीं जानती। वह आपके बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं? मुझे होश नहीं, बुढ़िया ने कहा। लेकिन हमीद उन्हें कैंटीन में बैठे देख आया था और महज इसलिए उनसे किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं की थी कि फरीदे के नुक्ते नज़र से ये रवैया गलत ना हो। मैंने इन्हें भी अभी कैंटीन में देखा था, हमीद बोला। देखो, फरीदी ने दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा। वो अब भी कैंटीन ही में थे, हमीद के साथ वहां आए। फरीदी ने सिर्फ एक को अंदर बुलाया। वो कौन था जिसने रात की शूटिंग की इत्तला दी थी? फरीदी ने उससे पूछा। मुझे पता नहीं जनाब, मैं तो सोते से उठाया गया था कि स्टूडियो चलना है। किस वक्त सोए थे? 8 बजे। रोजाना इसी वक्त सोते हो? जब कहीं जाना नहीं होता तो जल्दी ही सो जाता हूँ। फरीदी उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। पिछली रात तुम उनके साथ ही साथ रहे थे? जी हाँ, मतलब ये कि ये जहाँ भी गई हम बाहर मौजूद रहे। तुम्हें इल्म था कि वो मेकअप रूम में सो रही हैं? हम मेकअप रूम के बाहर मौजूद रहे थे। मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हें इल्म था कि वो दोनों सो रही हैं? हमसे उसके बारे में कुछ कहा नहीं गया था, इसलिए तुम उस वक्त तक मेकअप रूम के दरवाजे ही पर बैठे रहे थे जब तक कि तुम्हारी मालका बेदार नहीं हुई थी। जज्जी, बात दरअसल ये है कि हम जरा कैंटीन तक चाय पीने भी गए थे। मेरा ख्याल है कि इसके लिए तुम्हें इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी, या थी? इजाज़त ही लेने के लिए मेकअप रूम में गया था, लेकिन दोनों सो रही थी। हम्म और वापसी कितनी देर बाद हुई थी? जल्द ही जनाब, यानी चाय पीकर हम वापस आ गए थे। और फिर तुम्हारी मालका ने अचानक तुम्हें बताया था कि आशा मेकअप रूम में नहीं है? जी हाँ, वो बौखलाए ही बाहर आई थी और बताया था कि आशा देवी वहाँ नहीं है। क्या वक्त रहा होगा जब तुम कैंटीन में गए थे? मैंने घड़ी नहीं देखी थी जनाब, लेकिन अंदाजे के मुताबिक एक जरूर ही बजा रहा होगा। फरीदी खामोश हो गया। फिर दूसरे को तलब किया, उससे भी कुछ ऐसे ही सवालात किए। फिर सार्जेंट रमेश की तरफ देखकर बोला, रीटा मून। रमेश चला गया और कुछ देर बाद एक मुतवस्सित उम्र की औरत के साथ वापस आया। फरीदी ने हाथ उठाकर कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो शुक्रिया अदा करके बैठ गई। आप रीटा मून हैं? जी हाँ। मेकअप में आपका तजुर्बा कितना पुराना है? करीब करीब 15 साल से यही करती आई हूँ। जिस वक्त ये दोनों मेकअप रूम में दाखिल हुई थी आप वहीं मौजूद थी? जी हाँ। आपने उनसे कहा था कि वो वहाँ सो रहे हैं?
जी नहीं, मैंने ये पेशकश नहीं की थी। दरअसल दोनों के दरमियान इस बात पर बहस जारी थी कि वापस क्यों न चली जाएं। वापस न जाने पर कौन बजित था? मिस आशा। वो कह रही थी कि वापस जाने का मूड नहीं, यहीं कहीं सो रहेंगे। ये बात भी बहस के दौरान वाज़ा हो ही गई होगी कि वो क्यों नहीं वापस जाना चाहती थी। नहीं जनाब, मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात मैंने नहीं सुनी थी। आप कितनी देर तक वहाँ रुकी थीं? उन्हें बहस में उलझी छोड़कर ही चली गई थी। साथ ही ये भी कहती गई थी कि अगर वो वहाँ सोना चाहें तो आराम कुर्सियाँ खासी आरामदा साबित होंगी। अंदाज़न क्या वक्त रहा होगा जब आप मेकअप रूम से गई थीं? मेरा ख्याल है 12 बज चुके थे। फिर कितनी देर बाद वापस आई थीं? अंदाज़ा मुश्किल है क्योंकि मैं भी एक दूसरे कमरे में सो ही गई थी। फिर एक ज़रूरत के तहत मुझे जगाया गया था और मुझे बाज़ ज़रूरी चीज़ों के लिए मेकअप रूम में वापस जाना पड़ा था। लेकिन मुझे वहाँ सिर्फ मिस आशा की नानी ही नज़र आई थी। मुझे हैरत हुई थी क्योंकि आशा पर उनकी तरफ से आयद शुदा पाबंदियाँ उसकी इजाज़त नहीं देती थीं। मैंने सोचा शायद वो अपने किसी बॉय फ्रेंड के साथ कहीं आसपास ही मौजूद होगी। लिहाजा कुछ देर की तफरीह के ख्याल से मैंने नानी को जगा दिया था और पूछा था कि मिस आशा कहाँ गईं। अच्छा, तो जिस वक्त आप मेकअप रूम में पहुंची थी वहाँ उनके बॉडी गार्ड्स भी मौजूद रहे होंगे। मेरा ख्याल है कि वो बरामदे वाली बेंचों पर लेटे हुए थे। आप यकीन के साथ कह सकती हैं? जी नहीं, यकीन के साथ तो नहीं कह सकती। दरअसल मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन जब नानी ने बाहर निकलकर मिस आशा को आवाज़ें दी थीं तो मैंने उन्हें अपने बॉडी गार्ड्स को बुरा भला कहते सुना था। क्या अक्सर लोग मेकअप रूम में सोया करते हैं? जी नहीं, वो तो मैंने उन दोनों का झगड़ा ख़त्म कराने के लिए कह दिया था और फिर वो सचमुच वहीं सो गई थीं। मेरा ख्याल है अक्सर लोग वहीं सो रहने की ख्वाहिश करते होंगे। क्यों? शायद वो कमरा एयर कंडीशनड है। जी हाँ, लेकिन मैं उस मामले में सख्त हूँ। अच्छा, शुक्रिया। अगर ज़रूरत समझी गई तो फिर आपको तकलीफ दी जाएगी। फिर कबल इसके फरीदी किसी दूसरे को तलब करता हमीद कमरे से बाहर आ गया था। उससे पहले भी वो कुछ लोगों के बयानात सुन चुका था, इसलिए अब खुद ही कड़ियाँ मिलाकर पूरी कहानी तरतीब दे सकता था। पिछली रात 10:30 बजे आशा ने अपनी नानी को बताया था कि शूटिंग के लिए डायरेक्टर का पैगाम आया था। उन दिनों नॉर्दर्न स्टूडियोज में कई फिल्में ज़ेरे तकमील थीं, इसलिए बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि बहुत ही थोड़ी मोहलत पर अदाकारों को शूटिंग के लिए तैयार रहना पड़ता था। लिहाजा आशा की नानी ऐसी सूरत में कतई ये नहीं सोच सकती थी कि पैगाम असलियत पर मबनी न होगा। आशा ने उससे ग़ालिबन उस शख्स के मुतालिक कुछ नहीं बताया था जिसके ज़रिए डायरेक्टर का पैगाम उस तक पहुँचा था। फिर स्टूडियो पहुंचकर मालूम हुआ कि उन्हें उस किस्म का कोई पैगाम नहीं भेजा गया था। उसूलन उसके बाद उन्हें घर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आशा वहीं रात बसर करने पर तुल गई थी, वजह कुछ रही हो, लेकिन वो यही कहती रही थी उसका वापसी का मूड नहीं है। आशा की नानी ने बात बढ़ाना इसलिए मुनासिब नहीं समझा था कि उसका वहाँ काफ़ी मजाक उड़ता रहता था। उसने सोचा होगा अगर बात बढ़ी तो 2-4 लोग और आ जाएंगे और फिर सिवाय शर्मिंदगी के कुछ हाथ ना आएगा। बहरहाल वो मेकअप रूम में पड़ी कुर्सियों पर सो गई थी। उनके दोनों बॉडीगार्ड्स बाहर ही ठहरे थे। फिर कुछ देर बाद चाय के लिए कैंटीन भी गए थे। वापसी पर उन्हें कोई गैर मामूली बात महसूस नहीं हुई थी। फिर मेकअप रूम की इंचार्ज मिस रीटा मून आई थी और उसने सिर्फ आशा की नानी को सोता पाया था। आशा की आराम कुर्सी खाली थी और उसने महज तफरीह की खातिर आशा की नानी को जगा दिया और उसकी झल्लाहटों से लुत्फानंदोज होती रही थी। फिर स्टूडियो का गोशा गोशा छान मारा गया था, लेकिन आशा ना मिली थी। इमारत के बाद आसपास की खुली जगह भी देखी गई थी और फिर उकबी पार्क में उसकी लाश मिली थी। हमीद सोच रहा था कि हकीकतन उसे किसी ने डायरेक्टर की तरफ से कोई पैगाम पहुंचाया था या वो उस वक्त उसी बहाने से स्टूडियो तक आना चाहती थी। उसने आशा को बहुत करीब से भी देखा था और किसी हद तक उसकी नफ्सियात को भी समझने का दावा रखता था। इससे पहले वो एक बार एडवेंचर की खातिर उसके साथ भी तो फरार हो चुकी थी। वो सोचता रहा और उस एक्स्ट्रा लड़की को घूरता रहा जो खुद भी कभी कभी उसे घूरने लगती थी। कबूल सूरत और सेहतमंद थी, उम्र 20-22 से ज़्यादा ना रही होगी। चूड़ीदार पजामे और चुस्त जम्पर में थी, बाल गुंबद की शक्ल में उलझाए थे। भला ऐसे में संवारना क्यों कहिए। बहरहाल टाइप वही था जिसे हमीद की जुबान में एरियल दार कहते थे। एरियल दार लड़कियां उसे अब पसंद आने लगी थी, महज इसलिए कि उनमें से बास ने चूड़ीदार पजामे पहनने शुरू कर दिए थे, वरना तंग मोरी वाली शलवार तो उसे एकाक भी न भाती थी। अक्सर झुंझलाहट में कह उठता, अरे भाई जरा इन साहबजादे को भी देखना जो ऊपर से शैतान और नीचे से बिल्कुल मौलवी मालूम होती हैं। उस लड़की के चेहरे पर शब बेदारी के आसार शिद्दत से नुमाया थे
और किसी कदर झंझलाहट में भी मुब्तला थी, इसलिए कि नाइट शिफ्ट से ताल्लुक़ रखने वालों को अभी तक रोके रखा गया था और यहाँ उस वक्त फरीदी के अलावा कई बड़े ऑफिसर भी मौजूद थे। खुद हमीद ने अभी तक लाश नहीं देखी थी और देखना भी कब चाहता था। किसी खूबसूरत औरत की लाश उसके ख्याल में फरीदी ही जैसे लोग बर्दाश्त कर सकते थे। अगर उसने लाश देख ली होती तो उस वक्त ये एरियल दार लड़की उसे अपनी तरफ मुतवज्जा ना कर सकती। हामिद टहलता हुआ उस सुतून के करीब पहुंच गया जिससे वो टेक लगाए खड़ी थी। माफ़ कीजिएगा, मेरा ख्याल है कि आपने परवाज़ में साइड हीरोइन का रोल अदा किया था, उसने बड़ी नरमी से कहा। लड़की मुस्कुराने की कोशिश करते ही बोली, आप गलत समझे, मुझे पहली बार चांस मिला ही था कि एक असली वाली हीरोइन कत्ल कर दी गई। शायद अब आशा की जगह कोई पूर्ण ना कर सके। लहजा बेहद तंजिया था। वो कहती रही, रात भर जागने के बाद अब ये मुसीबत, सर दर्द से फटा जा रहा है। देखिए कब फुर्सत मिलती है, खुदा पुलिस की नहुसत से बचाए। आज सुबह ही सुबह पुलिस वालों की शक्लें देखनी पड़ी हैं। देखिए कब तक नहुसत तारी रहती है। आप कौन हैं? शायद पहले कभी आपको यहाँ नहीं देखा। यकीनन कभी ना देखा होगा, लेकिन इस वक्त बहुत करीब से देख रही हैं। अल्लाह आपके हाल पर रहम करे। क्या मतलब? अब कहीं आपकी सारी ज़िंदगी नहुसत का शिकार ना हो जाए। यानी आप? जी हाँ, मैं भी उस नामाकुल महकमे से ताल्लुक़ रखता हूँ। अरे नहीं, आप तो बड़े शरीफ आदमी मालूम होते हैं। शुक्रिया, हमीद ठंडी सांस लेकर बोला। मैं आपको हमेशा याद रखूँगा। क्यों? इससे पहले मैं किसी को भी शरीफ आदमी नहीं मालूम हुआ। हमें कब छुटकारा मिलेगा? अब तो नामुमकिन है। आपकी हद तक तो कसम भी खा सकता हूँ, क्योंकि आपने एक पुलिस वाले को करीब से देखा है। मैं संजीदगी से पूछ रही हूँ जनाब, क्या आपका तहरीरी बयान हो चुका है? जी नहीं। कौन साहब बयान ले रहे हैं? बताइए ताकि उनके आगे भी गिड़गिड़ाऊँ। मुख्तलिफ लोग हैं, एक आदमी की बस की बात नहीं। रात स्टूडियो गालिबन खासा आबाद था। क्या आप उनमें से नहीं है? बोगे गया, आप ही करम कीजिए। आपका नाम? हमीद जेब से डायरी निकालता हुआ बोला। नजमुस सहर उर्फ आम में नजमी। फिल्मी नाम भी यही है। रिहाइश 15 बटाटा वाला बिल्डिंग, पोखलपाड़ा। इतनी तेज नहीं, हमीद डायरी पर नोट करता हुआ बोला। वल्दियत भी बगैर वालदीन के पैदा हुई थी। वालदीन मेरी पैदाइश का बायस बने होते तो किसी मुतवस्त घराने में चूल्हा हांडी कर रही होती या इस बवाल में पड़ती। उम्र? अपनी पसंदीदा उम्र लिख लीजिए, मुझे तो याद नहीं। 72 साल लिख लूं? हमीद ने संजीदगी से पूछा। अरे मैं आपको 72 साल की मालूम होती हूँ? जैसी जली कटी बातें कर रही हैं। ओह, वो हंस पड़ी। दरअसल शिद्दत से बोर हो रही हूँ। खैर खैर, आशा को आप कब से जानती थी? वो कुछ कहना ही चाहती थी कि करीब से एक आदमी लड़खड़ाता हुआ गुजरा। जख्मी मालूम होता था, कपड़ों पर खून के खुशक धब्बे थे। अरे जावेद, इसे क्या हुआ? वो बौखलाए हुए लहजे में बोली।